Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you another topic of the geography book. Today's chapter name is the composition of the atmosphere. In this chapter, I taught you what what is the composition of our atmosphere. अपने composition means which things are contained in our atmosphere. क्या क्या चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में. एंड देन आफ्टर आई विल गोइंग टू टीच यू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. हमारे स्ट्रक्चर जो है वर्टिकली रूट फील्ड में हमारे एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर. तो लिसन केयरफुली. जो अपना एटमॉस्फेयर है उसका 99% जो पोर्शन है 99% जो पोर्शन है वो 32 किलोमीटर तक ही है. उसके बाद में सिर्फ 1% ही एरिया ऐसा बचता है जो 32 किलोमीटर के अबाव में. यानी कि मोस्टली जो गैसेस वगैरह हैं वो इसी एटमॉस्फेयर में यहाँ तक रहती है. जैसे जैसे अपन सरफेस के पास रहेंगे या सरफेस के आसपास रहेंगे तो ये जो गैसेस हैं वो अर्थ सरफेस के पास ज़्यादा मिलेंगे. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो गैसेस हैं ये कम होती चली जाएंगी. यानी कि हाई प्रेशर बना रहेगा आपके अर्थ सरफेस पर और लो प्रेशर बन जाएगा ऊपर से. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एनवायरनमेंट जो अपने अर्थ सरफेस को चारों तरफ से इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही अपन यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है. अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर है और डस्ट पार्टिकल्स हैं. वाटर वेपर, इनमें जो पानी है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों क्लाउड्स वगैरह हो गए, वो सभी के सभी अपने एटमॉस्फेयर में है. फॉग है, मिस्ट है, हेल है, ये सभी वाटर वेपर के रूप में या वाटर के रूप में पानी अपने एटमॉस्फेयर में रहता है. डस्ट पार्टिकल, जैसे आपने सुना होगा रेनी सीजन चल रहा है, रेन आती है तो अपन को फौरन रेन में नहीं नहाना चाहिए. रेन होते हुए अगर 10-15 मिनट्स हो चुके हैं उसके बाद में नहाना चाहिए, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल अपने एटमॉस्फेयर में है वो सारे नीचे आते हैं. ठीक है. गैसेज हैं, तुमने सुना होगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन फिर कम है, फिर और भी छोटी परसेंटेज में है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है. ये अपनी गैसेज है. ठीक है. फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जैसे अपना अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फीयर है, उनके फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर और फिर थर्मोस्फीयर है. जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते जाएंगे टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज. टेम्परेचर जो है कम होता चला जाएगा. ठीक है. इन लेयर्स को अलग करने के लिए भी, जैसे ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर को जो लेयर अलग करती है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं. इसी तरह ही स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो लेयर अलग करती है उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं. ये डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स भी होती हैं, इन्हीं में से ही अपनी एक ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोक देती है. ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, वो ढंग से पढ़ना, इसमें मार्क्स थोड़े से ज़्यादा गेन हो सकते हैं. अब अपन इस पर चलते हैं रीडिंग पर. इतना तो समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत रह गया तो अपन इसको रीडिंग में कवर कर लें. मैं बेटा पहले शॉर्ट वे में समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ सके. कैन ए पर्सन लिव विदाउट एयर? वी ईट फूड 2-3. अपन खाना सभी खाते हैं, लेकिन वी कांट लिव विदाउट एयर. क्योंकि ब्रीथिंग के लिए अपन को ऑक्सीजन ज़रूरी है, और अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो अपन फ़ौरन ही मर जाएंगे. कोई भी आदमी मैक्सिमम 1 मिनट तक अपनी जो ब्रीथिंग है वो रोक सकता है. एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. That show the reason that we should understand atmosphere is a mixture of different gas and it envelop the earth all around. अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेज और पूरे अर्थ के चारों तरफ ही एनवलप के रूप में है. इसमें से लाइफ गिविंग गैसेज हैं. ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन, एनिमल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए है. देयर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मास. 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज 32 किलोमीटर हाइट तक ही रहता है. एयर जो होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, मतलब इसमें स्मेल भी नहीं आती है. एंड कैन बी फेल्ट ओनली, इसको कब महसूस किया जाता है जब ये चलती है. अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर करते हैं. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. ठीक है. प्रपोर्शन ऑफ द गैसेज चेंज इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो अर्थ पे जो गैसेज का प्रपोर्शन है, परसेंटेज जो है वो कम होता चला जाएगा. ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इज नेग्जिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर.
120 के ऊपर जाते ही अपनी ऑक्सीजन है जो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं तो उसकी हाइट कितनी है, 8,848, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 9 किलोमीटर है, तो भी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जानी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू द 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दिस क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। अब कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेट्रोलॉजिकली a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the ongoing terrestrial radiation। बेटा समझाता हूँ, opaque का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो सनलाइट आती है, ये सनलाइट अपने एटमॉस्फेयर में घुस तो गई, लेकिन वापस आने के बाद में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब जैसे ही अर्थ सरफेस पे घुसेगी तो इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह देते हैं। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनको ट्रैप कर लेती है। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वजह से जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एनवायरनमेंट में, उतने ही ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स होंगे, और ये कार्बन पार्टिकल इन सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किस काम आती है, देख लो, सोलर रेडिएशन जो आती हैं, इनको आ तो सकती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जाने नहीं देते। It absorbs a part of the terrestrial radiation and reflects back some part of it toward the Earth's surface. It is largely responsible for the greenhouse gases। ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ सरफेस। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। But the volume of carbon dioxide has been rising in the past few decades mainly because of the burning of fossil fuel। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि अपन फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। This has also increased the temperature of the air। Ozone is another important component of the atmosphere around between 10 to 50 kilometers about the surface and it filter and absorb the ultraviolet radiation। ये फिल्टर का काम करती है और absorb कर लेती है ultraviolet rays को from the sun and prevent them from reaching the surface of the water vapor। Water vapor is also a variable gas in the atmosphere which decrease with altitude in the warm and wet tropic। वाटर जो है ये भी रीजन टू रीजन इसका परसेंटेज जो है कम होता चला जाता है। वार्म एरिया में रहेगा तो वाटर नहीं होगा, वेट एरिया में रहेगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर रहता है। जैसे ओशंस के ऊपर रहोगे तो वहाँ पे पानी मिलेगा, डेजर्ट के ऊपर रहोगे तो एटमॉस्फेयर में या उस एटमॉस्फेयर में पानी नहीं। इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। एयर के वॉल्यूम का 4% जो है वो वाटर होता है। वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरिया ऑफ डेजर्ट एंड पोलर इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। पोलर एरिया में या डेजर्ट वाले एरिया में ये 1% रहता है। अंडरलाइन करेगा कितना परसेंट रहता है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर जो है इक्वेटर के आसपास मिलेगा और सबसे कम पोल्स पर मिलेगा। It also absorbs part of the insolation from the sun and preserve the earth radiant heat। इंसोलेशन का मतलब होता है जो सन से हीट आती है, सन से जो सनरेज आती है जो अर्थ सरफेस तक आती है, इसको इंसोलेशन बोलते हैं। तो वाटर वेपर जो है इंसोलेशन को ऑब्जर्व कर लेता है और हीट को भी कम करके रखता है। इट थस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलॉन्ग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड एंड टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। Water vapor also contribute the stability and instability in the air। डस्ट पार्टिकल, धूल के जो कण वगैरह होते हैं ये अपने एटमॉस्फेयर में होते हैं। एटमॉस्फेयर हैज ए सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स सी सॉल्ट हो गया, फाइन सॉयल, स्मूथ एस, पोलन डस्ट। पोलन का मतलब हो गया वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि ये पार्टिकल्स हमारे कुछ मेटेरोइड्स वगैरह हैं ये घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नीचे वाले लेयर में रहते हैं। कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट, ये नीचे रहते हैं लेकिन हवाएं जो चलती हैं इनको हाइट पर ले जाती हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू द ड्राई विंड इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल। सबसे ज़्यादा ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में रहते हैं क्योंकि इन रीजन में रेन कम होती है। जहाँ पे रेन ज़्यादा होगी वहाँ पे डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में कम होते चले जाएंगे क्योंकि रेन के साथ में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल एक्ट एज ए हाइड्रोग्लास्पिक न्यूक्लिया, मतलब ये एक प्रकार का सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से क्लाउड जो है
जैसे ये 10 पार्टिकल ऐसे अपने सराउंडिंग घूमते हैं, अब इन्हीं से ही जो वाटर वेपर है वो कलेक्ट हो जाएगा, इनके कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर ये एक क्लाउड्स का रूप बना लेगा। आ गया विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने भी आपको बताया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अब अपन ये पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, थोड़ा सा रटने की चीज़ है। रटने में क्या है, आपको इनकी हाइट लर्न करनी पड़ेगी, कितनी हाइट पे हैं वो इनकी हाइट भी अलग होती है। इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में इनकी हाइट ज़्यादा मिलेगी और पोलर वाले रीजन में इनकी हाइट कम मिलेगी। क्यों, अभी देखते हैं। The atmosphere consists of the different layer with varying density and temperature. इनकी डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है। डेंसिटी इज हायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो एयर्स का वॉल्यूम है वो अर्थ सरफेस के पास ही रहेगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फेयर के बाद में अपना स्पेस चालू है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट एवरेज हाइट इज 13 एंड एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। इसकी जो हाइट है वो मीन लेके चलते हैं तो ये 13 किलोमीटर इसकी हाइट है, लेकिन पोल्स पे ये 8 किलोमीटर आ जाती है और इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर इसकी हाइट मानी जाती है। Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transferred to great height by the strong convectional current. Thickness जो है यानी कि मोटाई जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे ज़्यादा मिलेगी। This layer contains dust particles and water vapor. All changes in climate and weather take place in this layer. जितने भी क्लाइमेट संबंधी जो चेंजेस होते हैं, जो रेन वगैरह होती है, वो सभी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। इसके ऊपर रेन वगैरह नहीं होती है, यानी जो प्लेन्स वगैरह चलते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चलते हैं। The temperature in the layer decrease at the rate of, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे तो once when we move above 160 meter height, temperature is decreased by 1 degree centigrade. This is the most important layer for all the biological activity. पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज एज द ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करेगा उसको अपन ट्रोपोपोज बोलते हैं। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज अबाउट -80, यानी कि अपन ऊपर जाते, इसमें मैंने बताया ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है -80 रहेगा। कवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 ओवर द पोल। इक्वेटर पे इनकी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, इसलिए -80 इधर है और पोल्स की तरफ जाएंगे तो -45 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट, टेम्परेचर फिर उसके बाद में कांस्टेंट रहता है, ना इतना ज़्यादा नहीं माइनस में जाता। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर है अबाउट द, ये जो ट्रोपोपोज है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ट्रोपोपोज के ऊपर मिलता है और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। वन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे क्या ओजोन लेयर है। देखो अपने लिए सारी लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से जो अपनी फर्स्ट लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, इसमें जितने भी क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन जो भी होती है, वेदर फिनोमिना मोस्टली हैंड इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पे इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट होती है, वैसे 13 किलोमीटर होती है इसकी हाइट, लेकिन पोल्स पर 8 किलोमीटर होती है। इक्वेटर पे इनकी हाइट जो है 18 किलोमीटर होती है। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। टेम्परेचर किस स्पीड से घटेगा, 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ठंड बढ़ती जाएगी। और दूसरा आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में लेयर है जिसको ट्रोपोपोज कहते हैं, इसी लेयर से ही दोनों हटती हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का क्या काम है, यह सन की अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है और भी कोई अल्ट्रा रेज वगैरह जो आती हैं उनको एब्जॉर्ब वगैरह करके वहां से
वापस भेज देती है। अच्छा, ओजोन लेयर, दिस लेयर ऑब्जर्व अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड शेल्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे अपन को बचाती है। मेसोस्फेयर लिव अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर रहती है। मेसोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करने वाली एक लेयर है जिसको अपन स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी जो नेम है लगभग सभी के सेम से ही नेम वगैरह है। यहाँ पर मेसोस्फेयर है, ये अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर रहती है। मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। इस लेयर में भी टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और यहाँ का जो टेम्परेचर है -100 एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के ऊपर इसका जो टेम्परेचर है -100 डिग्री हो जाता है। अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज द मेसोपोज। यानी कि जो मेसोस्फेयर की जो अपर है हाइट है, यानी ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोज बोलते हैं। द आइनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन द 80 and 400 किलोमीटर अबाउट द मेसोपोज। मेसोपोज में क्या होता है, आइनोस्फेयर्स वगैरह होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सैटेलाइट्स वगैरह जो अपन जो छोड़ते हैं, रेडियो वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, टीवी वगैरह, जो कुछ भी चलते हैं इस आइनोस्फेयर की वजह से ही चलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से अपन जो रेडिएशन भेजते हैं वो इसमें जाके टकरा के फिर वो फैल कर नीचे आ जाती है, यानी कि हर जगह फैल जाती है। इसी वजह से अपन टावर वगैरह लगाते हैं ताकि जो ऊपर से जो आइनोस्फेयर जो ने रिफ्लेक्ट करके जिन चीज़ों को भेजा उनको अपन अट्रैक्ट कर सकें। तो मेसोस्फेयर की जो अपर हाइट है वो 80 किलोमीटर है और ऊपर वाली अपर वाली जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, मेसोपोज कहते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर -100 सेंटीग्रेड रहता है। द आइनोस्फेयर इज लोकेटेड, जो आइनोस्फेयर है वो 80 to 400 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। और मेसोस्फेयर के ऊपर मेसोपोज हो गया। इट कॉन्टेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नॉन एज आइंस। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आइंस कहते हैं। हेंस इट इज नॉन एज द आइनोस्फेयर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेसोस्फेयर। तो आप लिख देंगे जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो वेव्स वगैरह जो होती हैं ट्रांसमिटेड के जरिए अपने यहाँ से भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पर आ जाती है। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबाउ द थर्मोस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर मेसोस्फेयर के थर्मोस्फेयर आ गया और थर्मोस्फेयर के जो ऊपर जो है उसको अपन एक्सोस्फेयर कहते हैं। एक्सोस्फेयर में ही फिर आगे चल के आपके दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट। सबसे ऊंची लेयर है लेकिन हम लोग इसके बारे में कम जानते हैं। Whatever contents are there, they are extremely rarefied in this layer and it gradually merge with the outer space. Although all layers of the atmosphere must be exercise influence on us, जितनी भी लेयर्स हैं उन सबका इफेक्ट अपने ऊपर आता है। जोग्राफर आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। हालांकि जो जोग्राफर है फर्स्ट 2 लेयर, एक तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए क्योंकि अपना जो वो है ओजोन लेयर है वो इसमें रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही जो क्या है ट्रोपोपोज होता है। ट्रोपोपोज में ही आपके एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, ध्यान रखना, बादलों के ऊपर चलते हैं। तो साइंटिस्ट अपन को मेसोस्फेयर इतनी जरूरत की तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इन दो को ज्यादा ध्यान देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। The main elements of the atmosphere which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure and wind, humidity, clouds and precipitation। यानी कि वेदर के ये हैं, तो एक तो क्या होगा टेम्परेचर जिसको हीट पैदा होती है, प्रेशर 2 टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ये कई बार टेम्परेचर की वजह से भी बनते हैं, कई बार एयर की वजह से भी बनते हैं। जैसे अपने पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर पढ़ रहे हैं तो हाई प्रेशर बनता है सरफेस के आसपास और लो प्रेशर बनेगा सरफेस के ऊपर। ये बनेगा बाय द गैसेज, यानी कि गैसेज जो है अर्थ सरफेस पे ज्यादा मिलेगी और अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो गैसेज जो है
कम होती चली जाएंगी। विंड भी जरूरी है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर इन अवर एटमॉस्फेयर या वाटर वेपर इन अवर एयर। अपने जो आसपास जो एयर है उस एयर में पानी कितना है वो उससे ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड जरूरी है क्योंकि क्लाउड से अपना जो है मॉनसून बनता है, मॉनसून का वेट करते हैं, क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड से अपना इरिगेशंस बनता है। अपनी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत ही एसेंशियल है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है व्हेन वी गेट वाटर फ्रॉम एनी, व्हेन वी गेट ए वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म इट इज नॉन एज प्रिसिपिटेशन। एनी फॉर्म्स मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब जो पानी अपन को एटमॉस्फेयर से मिलता है उसको अपन प्रिसिपिटेशन कहते हैं। एनी फॉर्म, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो सॉलिड में कौन सा वाटर मिलता है अपन को? हेल, जिनको अपन ओले बोलते हैं। लिक्विड में अपन को रेन मिलती है और गैस में अपन को वाटर मिलता है जैसे फॉग हो गई, मिस्ट हो गई। इसमें दीज एलिमेंट्स हैव बीन डील्ड इन डिटेल इन चैप्टर। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले जो चैप्टर हैं 9, 10, 11 उनमें। ओके बेटा, सी यू सून। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।